दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे साथ है उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया है। मैं 2 साल से इनके पीछे पड़ा हुआ था कि ये हमें टाइम दे, लेकिन 2 साल से पता नहीं क्यों ट्रका रहे थे। ये बीजेपी का प्रभाव था या इनके पास टाइम नहीं था या क्या कारण था। चलिए सबसे पहले तो हम मुलाकात करवाते हैं श्री कमल यादव जी से। कमल यादव जी। नमस्कार। हाँ जी जी। कमल यादव जी बीजेपी से आज से नहीं जुड़े हैं, लगभग 20-25 साल से जुड़े हुए हैं और वैसे तो इनका परिवार भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन कमल यादव जी का जितना नाम है और जितना इन्होंने मेहनत की है बीजेपी के लिए वो वास्तव में देखने लायक भी है, प्रशंसनीय भी है और हर कोई आदमी इतनी तारीफ नहीं, इतनी मेहनत नहीं कर सकता। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। कमल यादव जी, आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद बहुत सर। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और आपका धन्यवाद कि आखिर आज आपने टाइम दे ही दिया। नहीं, ये तो खैर आप मेरे ऊपर ऐसा नहीं है, समय की बात तो जी जी जरूर है कि व्यस्तताएं रही होंगी, लेकिन इतना ज्यादा भी खैर बातचीत नहीं हुई कि मिलने के लिए जी जी एक जी दो बार आपका कॉल जरूर आया। जी जी। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतलब उस समय में चुनाव का दौरा हाँ, चल रहा था और पहले कहीं ना लोकसभा का कहीं था, फिर लोकसभा विधानसभा का। विधानसभा, तो बस थोड़ा कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो पाया। कमल यादव जी, आप ये बताइए, आपका परिवार भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जी आप भी बीजेपी से शुरू से मतलब जी कह सकते हैं कि आपकी नसों में जो खून है वो बीजेपी का है एक तरह से। तो इतने ज़्यादा आप डेडिकेटेड है, इतने ज़्यादा समर्पित हैं आप बीजेपी के लिए, फिर भी आपको टिकट क्यों नहीं मिला? ये बात मतलब जनता को खटकती है थोड़ी सी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ हम्म। और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम्म मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि मेरी पार्टी आगे बढ़े। हम्म किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाया जाए, हम्म किस प्रकार से मेरी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, हम्म उस पे हम सबसे पहले काम करते हैं। हम्म। हमारा प्रथम उद्देश्य है नेशन फर्स्ट, जी। पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। हम्म तो सबसे पहले हमारे लिए देश आगे बढ़े, फिर हमारी पार्टी आगे बढ़े, हम्म फिर अपने लिए हम सोचते हैं। तो हम्म हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, मेरी हम्म पार्टी भी आगे बढ़ रही है। हम्म। और जब पार्टी मेरी आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से हम मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। चाहे टिकट मिलो या ना मिलो। बिल्कुल, टिकट मिलो या ना मिलो, राजनीति आप। में केवल और केवल मैं ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए ही आया हूँ, हाँ। मैं देश सेवा के लिए भी आया हूँ, जी। लोगों के कामों के लिए भी आया हूँ हम्म। और निश्चित रूप से मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सर, में हूँ। आपने लगभग हर पद पे काम किया है, हर जी, पद की जिम्मेदारी आपने निभाई है, चाहे वो यूथ का प्रेसिडेंट हो, जनरल जी, सेक्रेटरी हो, जिला अध्यक्ष हो या दूसरे जिले के चुनाव प्रभारी हो, जी, या और आपने वो किया है। लेकिन हर आदमी की ये इच्छा होती है कि कम से कम मेरे को टिकट मिले। पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, या फिर आपको इस लायक नहीं समझा, या फिर आपने डिमांड नहीं की कि आपको भी कम से कम एक बार सेवा का मौका दे, जबकि आपके पैरेलल और भी आपके साथी हैं जिन्होंने इतना ही काम किया है। यहाँ तक कि कोई नया आदमी भी अगर पार्टी में आया उसको भी टिकट मिली है, आपको क्यों नहीं मिली अब तक? देखिए, टिकट तो एक सामान्य सी चीज़ है हमारी पार्टी में। ठीक है। मेन बात ये है कि संगठन में पार्टी किसको कितना काम देती है, महत्व देती है। हम्म और आज सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी के पास इस जिले के अंदर कोई काम है हम्म। तो वो मेरे पास है, जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी है। पैमाना क्या है सर मैं टिकट आपको का? बताता हूँ पैमाना। टिकट की बात रही, बात संगठन की, हम्म जिस प्रकार से आज जिले की जिम्मेवारी है तो हम्म मेरे पास अगर मेरे को टिकट मिलती तो एक विधानसभा संभालने को मिलता। हम्म। आज मेरे पास पूरा जिला मेरे को संभालने के लिए है हम्म और 4 विधानसभा हम्म मेरे जिले के अंदर आती हैं, तो मैं हम्म चारों विधानसभाओं को देखता हूँ। हम्म तो मेरे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है कि पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को महसूस किया कि भाई ये व्यक्ति मजबूती के साथ में जिले को संभाल पाएगा, चारों विधानसभा को संभाल पाएगा। हम्म और पार्टी ने ऐसे समय पे मुझे जिलाध्यक्ष बनाया हम्म जब तीनों ही चुनाव प्रदेश के अंदर ड्यू थे। हम्म पहले लोकसभा चुनाव आया, हम्म उसमें हमने अच्छे मार्जिन से अपने प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी को हम्म पूरे हरियाणा के अंदर हम्म अगर कोई सबसे बड़ी जीत जिले वाइज हुई है हम्म तो वो गुरुग्राम जिले से हुई है। हम्म उसी प्रकार से हमारी विधानसभा की चारों सीटें हम्म हमने जीत करके हम्म आदरणीय नायब सैनी जी की झोली में डाली। हम्म तो वो भी हमारे लिए एक गर्व की बात है, सभी हम्म कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। हम्म जी, बहुत बढ़िया। सर, आपके लोकसभा चुनाव में जितनी मोदी साहब ने ये कहा था कि अब की बार 400 पार, बीजेपी 300 पार, वो सारा का सारा जो है वो रखा रहेगा। हरियाणा में बोलते हैं धरा का धरा रहेगा। और बीजेपी को उतनी सीट क्या, बल्कि वो अपने पहले के उससे भी नीचे आई है, तो हम्म, उसी से अलर्ट होके हम्म। क्या बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस तरह के जैसे आरोप लगे कि ईवीएम को हैक किया है
या फिर इस तरह की प्लानिंग की है, या फिर हम्म। जाटों को वर्सेस जाट वर्सेस 35 बिरादरी किया है, तो क्या उसी से प्रभावित होकर नहीं किया है क्या ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना हाँ। किसी धर्म की राजनीति करती है, ना किसी कास्ट की राजनीति करती है, पार्टी नंबर एक। धर्म की राजनीति नहीं करती। उसके बाद मैं आपको बता दूं जी जी जी। कि निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाएं लोकसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा सीटों की थी ठीक है। और हमारी वर्किंग भी उसी हिसाब की थी। हम्म लेकिन कहीं ना कहीं जनता को लगा होगा कि भाई हम्म कहीं ना कहीं कमी रही होगी हम में, हम्म। तो हमने उस कमी को सुधारा हम्म और हम और ग्रास रूट लेवल तक, नीचे तक लोगों में गए, हम्म क्योंकि तुरंत विधानसभा चुनाव थे। हम्म उस विधानसभा चुनाव के लिए हमने और मजबूती के साथ में हम्म लोगों की जो समस्याएं थी उनका निवारण किया, हम्म और जो भी कोई कमियां रही हमें चुनाव के दौरान हम्म उसको पूरा करने का काम किया, हम्म। और उसका नतीजा ये रहा कि हम विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटों पर सरकार बना पाए। लेकिन जो ईवीएम हैक करने के जो आरोप लगे हैं उनमें कहाँ तक सच्चाई है देखिए, वो सर? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हम्म उसके बारे में अभी स्पष्टीकरण कहा है हम्म पिछले दिनों भी, हम्म कि ईवीएम के बारे में जो बार बार कांग्रेस ये राग अलापती है हैकिंग हम्म का, हम्म तो कांग्रेस जब किसी प्रदेश के अंदर जीत करके आती है, हम्म वहां तो ईवीएम की बात नहीं करती। हम्म जब लोकसभा चुनाव के अंदर हम हम्म 5-5 पर रह गए, हम्म। तब तो कांग्रेस ने इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। ठीक है। और जब उनके वो खुद हारती हैं तो ईवीएम का राग अलापती हैं, हम्म। और उनके पास ईवीएम के रोने रोने के अलावा और कोई बात नहीं है। चलिए मानते हैं। आपने एक चीज कही कि हमारी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं जी। करती, जबकि बीजेपी के बारे में तो चर्चित है कि वो तो है ही हिंदुओं की पार्टी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी पार्टी धर्म की वो नहीं? हिंदू देखिए मुस्लिम को अगर किसी ने लड़ाया तो क्या लगता नहीं आपको देखिए बीजेपी हम ने लड़ाया है? देश के अंदर जो भी हम विकास के काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको सब ना किसी धर्म के विशेष के लिए कर रहे हैं, ना हम जाति विशेष के लिए कर रहे हैं। हम्म आज देश के अंदर जो भी विकास की जो गति चल रही है, हम्म जो काम होते हैं, डेवलपमेंट होती है, हम्म उस पर हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति हम्म चलता है। हम्म ये हम सबको पता है। हम्म और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ बढ़ती है, विनाश की तरफ नहीं। अच्छा। 2019 से लेकर 2024 तक सर, केंद्रीय पार्टी ने, मतलब जी। जो बीजेपी की केंद्रीय हाईकमान है, उन्होंने जितना हिंदुओं के लिए किया उतना मुसलमानों के लिए भी किया। यानी देश के जो संसाधन थे, कह सकते हैं कि हिंदू बाहुल स्टेट है भारत जो है, उसके जो संसाधन थे उसका 40 से 50% तक मुस्लिमों को भी दिया गया, उनके भी विकास के लिए लगाया गया, लेकिन फिर भी मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो क्या, पहले पहला सवाल तो ये है कि तो क्या मुस्लिम ये समुदाय है वो बीजेपी को चाहे कुछ कर लो वो वोट नहीं देगा? और अगर ऐसा है तो क्या ये पार्टी के समझ में आ चुका है कि मुस्लिम उसे वोट नहीं देगा, और इसीलिए आज के दिन जो एक ही दिन में मस्जिदों के सर्वे की एप्लीकेशन जाती है, उसी दिन आदेश दिए जाते हैं और उसी दिन सर्वे हो जाता है, तो क्या ये उसी की प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जितने हम्म भी विकास के काम होते हैं हम्म वो ना किसी धर्म को देख करके होते हैं, ना किसी जाति को देख। हम्म हमने देखा कि अंतिम व्यक्ति हम्म समाज के अंदर हम्म जिसको सरकार की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, हम्म चाहे वो मकान की है, चाहे उज्ज्वला योजना की है, हम्म चाहे वो जनधन खातों की बात हम्म रही, हम्म कोई भी ऐसी बात रही, अब हम्म आयुष्मान कार्ड जो हमारा हम्म बन रहा है, हम्म हम किसी धर्म और जाति को देख करके नहीं, जिस हम्म व्यक्ति को उस चीज की जरूरत है, हम्म जो नीडी है, हम्म। उस तक हम वो सुविधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। ठीक है। इसलिए हम इस बात को नहीं कह सकते, ना हम वोटों के लिए किसी चीज के लिए काम करते हैं। हम्म वोट चुनाव के दौरान हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं, लोगों में जाते हैं, हम्म प्रचार करते हैं, हम्म अपने अच्छे कामों को लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं। हम्म वोट देना ना देना जनता का काम है, हम्म लेकिन काम करना हमारा धर्म भी और कर्तव्य भी है। हम्म। सर, नू कांड हुआ था एक, हम्म। आपको ध्यान होगा। जी। नू कांड में मोदी साहब ने ये कहा था कि मुस्लिमों के साथ रोटी बेटी का संबंध बनाइए। हम्म। एक के देखा जाए तो जैसा अच्छा था, चलिए भाई, कहने का तात्पर्य ये था कि भाई मुस्लिम और हिंदू समाज है वो एक दूसरे से मतलब प्यार मोहब्बत से रहें, उनका अच्छे संबंध बनाए। लेकिन जब अब लोकसभा चुनाव में वोट नहीं मिले, तो अब जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तो महाराष्ट्र में एक उसमें जनसभा में मोदी जी ने ये कहा था कि ये लोग तुम्हारी बेटियों को भी ले जाएंगे। तो सर, पहले कुछ और स्टेटमेंट, फिर रिवर्स स्टेटमेंट, ये क्या था? नहीं, ये लोगों का मतलब कोई किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं था। मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं कोई बात रखता हूँ, अच्छा अच्छा वो अच्छा। किसी भी धर्म का हो सकता है, हम्म जाति का हो सकता है। हम्म। गलत व्यक्ति तो गलत ही है, वो कोई भी धर्म और जाति में हो सकता है। चलिए सर, ये तो सेंटर की बातें थी। हम अब थोड़ा सा उस पे आते हैं, हरियाणा पे आते हैं, और जी। खासकर गुड़गांव पे आते हैं सर। आपकी सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है कमल यादव जी? आप देखिए, गुड़गांव निश्चित रूप से एक मिलेनियम सिटी है, जी। और गुड़गांव के अंदर अगर कोई विकास किसी सरकार ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। आपने मैं कहा विकास अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, और बिल्कुल। गुड़गांव के आप अध्यक्ष हैं सर। गुड़गांव के अंदर पिछली बार भी आपका विधायक था
जो सुधीर सिंगला जी थे वो आपके विधायक थे, और गुड़गांव का जितना बुरा हाल हुआ है उतना किसी भी हरियाणा के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ, जबकि 70-80% जो वो है रेमुनेशन है, राजस्व है, वो अकेले गुड़गांव का है, बाकी 30% पूरे हरियाणा का है। और फिर भी सर यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, इतने गंदे रोड पड़े हैं, गंदगी इतनी ज्यादा है, कहीं से कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और तो छोड़िए, सिविल हॉस्पिटल की जगह पार्किंग बना दी, सिविल हॉस्पिटल तक नया नहीं बनाया आपकी पार्टी ने गुड़गांव के अंदर। जितनी समस्याएं गुड़गांव के अंदर है इतनी पूरे प्रदेश में कहीं पर भी नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि विकास का कार्य जो है वो बीजेपी कर रही है। अगर आप गुड़गांव को जानते हैं जी और लंबे समय से गुड़गांव में आते जाते रहते हैं आप जी सुजाल साहब, जी 2014 से पहले गुड़गांव में क्या था और 2014 के बाद में गुड़गांव में क्या बना, वो आप एक बार मैं आपको ध्यान में दिलाता हूँ। जी 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 2014 से पहले गुड़गांव में जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, जी जितने भी फ्लाईओवर बने हुए थे हम्म। वो 99 तक हमारी सरकार में बने थे। उसके बाद कोई फ्लाईओवर ठीक है 99 से लेकर के 2014 तक कोई नहीं बना। उसके बाद में 2014 से लेकर के और 19 तक जितने भी ये फ्लाईओवर दिख रहे हैं आपको, ये सारे हमारे राज्य में बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने। जितने भी एक्सप्रेसवेज बने हैं हाँ। वो हमारी गवर्नमेंट में बने। जितने भी नगर निगम के क्षेत्र के अंदर अंडर पासेस की मैं बात करूं और भी कोई डेवलपमेंट के जो काम हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर बने। रही बात कूड़े के निवारण की और सीवरेज की, निश्चित रूप से ये एक रेगुलर प्रोसेस है और ये समस्या ऐसी है कि रोज जो आए दिन आती रहती है। बीच में मैं मानता हूँ, हम सब मानते हैं कि एक समय ऐसा आया जिस समय में ये समस्या बढ़ी और कोरोना के दौरान में ये हालत ज्यादा खराब हुई। कोरोना काल जब रहा उस दौरान लोग काम नहीं कर पाए और बहुत सी समस्याएं इस प्रकार की आई और वो धीरे धीरे कोरोना के ठीक होने के बाद में इस जिले की आप देखेंगे पॉपुलेशन भी कई गुना बढ़ी है। मानता हूँ। और पॉपुलेशन के आधार पे जिस जिले के अंदर, जिस सिटी के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए एकदम से, उसमें समस्याएं आती हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि हमने इस समस्या को बहुत ज्यादा अधिक मजबूती से उठाया है, इस समस्या पे काम किया है और लगभग 80% हमने इस काम को करने का काम किया है, इस समस्या का निवारण करने का काम किया है और आने वाले समय में इसका बिल्कुल समाधान हो जाएगा। कब तक हो जाएगा सर? पिछली सरकार भी तो आपकी सरकार थी, पिछला जो विधायक थे वो भी तो आपके ही थे। और गुड़गांव में आप जाके देखिए सर, रोड का नेशनल हाईवे के ऊपर ओवर ब्रिज बना देना, अंडर ब्रिज बना देना या सड़क एक अच्छी कर देना, क्या वो सिर्फ उतने तक ही आप विकास का पैमाना मानते हैं? आप जाके देखिए पूरे गुड़गांव के अंदर रोड की हालत जाके देखिए, आप रोड कितने टूटे पड़े हैं, शिविर की हालत जाके देखिए, आप बिजली के जो तार हैं वो लटके पड़े हैं, आप उनकी जाके देखिए। वही बातों बता रहा हूँ, ये आप जो बात कर रहे हैं पिछले दिनों की है। अच्छा, अब आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में जितने भी काम हमने मजबूती से उठाए हैं, सारी समस्याओं का निवारण धीरे 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 हम करने लगे। सीवर की जो समस्या थी उसमें निश्चित रूप से समस्या रही थी, लेकिन पूरे शहर के अंदर डीसिल्टिंग का काम जारी है, प्रोसेस में है। इसी प्रकार से सड़कों की जो वो है उसके लिए भी अभी टेंडर वगैरह सब कर दिए हैं। आने वाले दिनों में उसके रोजगार के बारे में क्या कहेंगे सर? हरियाणा नंबर 1 बेरोजगार है पूरे देश के अंदर। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी जाती है। नौकरी दे ही नहीं रही तो सर अपने आप बिना 1.25 लाख नौकरियां तो अभी पीछे निकाली है। 1.25 लाख तो आज के दिन पोस्ट खाली पड़ी है सर। पोस्ट खाली है तो उनको भी भरने का काम हमारी सरकार करेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इन 5 सालों में सारी सभी वैकेंसियां भर दी जाएंगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से। क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं सर। क्राइम रेट हुआ है तो क्राइम रेट को रोकने के लिए हमारी सरकार तत्पर है और उसमें मजबूती के साथ में हम लगे हुए हैं। कैसे तत्पर है सर? पुलिस के अंदर होमगार्ड के जवान भर्ती करते, होमगार्ड के जवानों से क्रिमिनल रहेंगे क्या? नहीं, होमगार्ड सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हेल्पिंग हैंड है और वो ट्रैफिक उसकी व्यवस्था के लिए और जो अन्य काम है उनके लिए है। क्राइम रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस है और वो पुलिस काम कर रही है। चलिए, आप अगले 5 साल का रोड मैप बताइए, गुड़गांव के लिए ही बताइए। आप गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव को बहुत जल्द एक बड़ा अच्छा सिविल हॉस्पिटल मिलने वाला है। कब तक मिल जाएगा? जिसकी आधारशिला अगले महीने ही रख दी जाएगी। ठीक है। और आने वाले समय में जल्द उसको पूरा कराएंगे। एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा गुड़गांव को मिलने वाला है, उसका भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। गुड़गांव के अंदर और जितने भी काम
गुड़गांव की जनता ने डिमांड की है, जो या चुनाव के अंदर जो हमने लोगों के बीच में जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। पानी की निकासी के लिए क्या योजना है आपकी? पानी की निकासी के लिए हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हर जगह बनाई है, और अभी भी और कुछ एरिया में जहाँ लो लाइंग एरियाज थे उनमें उसका काम प्रोसेस में है, और आने वाली बरसात तक वो काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पहले भी आपने देखा है कि पहले जितना पानी शहर के अंदर भरता था अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगह थी, तो उसको देखते हुए हमने और भी काम आगे शुरू कर दिया। रोजगार के बारे में सर, आपकी जो सरकार है वो ये 20-20 हजार रुपए के प्रधानमंत्री कौशल रोजगार या हरियाणा कौशल रोजगार योजना के तहत 20-20 हजार रुपए की नौकरी दे रही है। एक 20,000 रुपए में एक आदमी अपने परिवार को कैसे चला पाएगा इतनी महंगाई के जमाने में? टीचर्स की भर्ती हुई है, टीचर्स आपने में भी भी तो देखा है, 20-20 हजार रुपए के भर्ती की है ना आपने सर। भी देखा है, और वो केवल और केवल आपने देखा कि निष्पक्ष भाव से समान रूप से योग्यता के आधार पर सारी नौकरियां दी हैं। पिछले यही सरकार ऐसी है जिसमें HCS की भर्ती भी इंटरव्यू के तुरंत कुछ घंटों बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि पहले बेटा लिस्ट देखता था, फिर पिताजी लिस्ट देखता था, फिर पत्नी लिस्ट देखती थी, और फिर जाकर के उसमें कई बार काट छाट होती थी, और फिर उस लिस्ट को बाहर करते थे, सारे चेक कर लिए जाते थे किस किस के रिश्तेदार, किस विधायक का कौन रिश्तेदार है कौन नहीं है। और आम जो बच्चा है जो मेहनत करता है वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं बिना खर्ची, बिना पर्ची के, बिना सिफारिश के इस किसी सरकार में HCS भर्ती हो सकूं। आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे कोई भी नौकरी हो, उस नौकरी को कोई भी बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर ले सकता है। बीजेपी के राज में जाटों के लिए कोई जगह है या नहीं है? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता सारे तो हमारे, हमने कहा हम ना तो कोई जात की बात करते हैं ना कोई बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन आपने पर्टिकुलरली ये सवाल पूछा है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन थे जी पीछे अभी? चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी। अभी हमारे महिपाल ढांडा जी कौन है? वो ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनको अपनी पसंद की सीट तक नहीं मिली। इस देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश के गवर्नर साहब, कई गवर्नर इस प्रदेश के अंदर, कहने का अलग देश के अंदर है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि बस एक रोड बना दिए तो विकास हो गया, 2-4 जाटों को जगह दे दी तो पूरी जाट कम्युनिटी ऐसा नहीं है। पहले उससे पहले सुभाष बराड़ा जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, जी। राज्यसभा सांसद भी हैं वो हमारे, तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा में भी गए हैं, और चेयरमैनों में भी काफी लोग रहे हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है, समान रूप से सबको। चलिए, आखिरी सवाल, आप गुड़गांव और प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? गुड़गांव और प्रदेश की जनता को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने विकास को चुना, और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उस पर तीसरी बार मोहर लगाई, और निश्चित रूप से जो उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जताया है, जो दिखाया है उन्होंने विश्वास हमारी सरकार के अंदर, उसको हम पूरा करेंगे, और इस विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं, और इस विश्वास को और मजबूत करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। तो दोस्तों, आपने कमल यादव जी के विचारों को सुना। मैंने भी जानबूझ के इनको उखाड़ने की कोशिश की, इनको थोड़ा सा उत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन ये मंजे हुए एक राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, और इन्होंने वास्तव में जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है कि आने वाले टाइम में जो सरकार का जो ध्येय होगा वो विकास का होगा, चाहे वो गुड़गांव हो या हरियाणा हो, एक साथ और बगैर किसी भेदभाव के जो भारतीय जनता पार्टी वो विकास के कार्य करेगी, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलेगी और सभी समुदायों को एक साथ लेके चलेगी। इनका बिल्कुल कहना ठीक है। और नायब सैनी जी के जो निर्णय है मुख्यमंत्री बनने के बाद के, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी प्रदेश के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, पिछली सरकार से अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और रही बात गुड़गांव के विकास की, तो मैं मानता हूँ कुछ समस्याएं हुई हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर गुड़गांव का प्रशासन उनके ऊपर ध्यान देता है तो ये भी गुड़गांव के लिए एक अच्छा ही रहेगा। कमल यादव जी ने जैसे विश्वास दिलाया, हम भी विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय प्रदेश के लिए और गुड़गांव के लिए अच्छा ही रहेगा, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, या अन्य दूसरे मामले हो, चाहे क्राइम का मामला हो, हर चीज के ऊपर सरकार ध्यान देगी। और कमल यादव जी जैसे जुझारू नेता हैं, उनके जो काम करने का तरीका है उससे जनता भी इनसे प्रसन्न है। तो इसी लिए आज जो हमें टाइम दिया है इसके लिए इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखा इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही एक बार आपसे फिर प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारे ये चैनल पसंद आया है तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही कमल यादव जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।